सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 की कविता हस्तक्षेप समझने वाले हैं, जिसके कवि हैं श्रीकांत वर्मा। इस वीडियो में हम इस कविता का मूल भाव देखेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ समझते हुए कविता की सप्रसंग व्याख्या देखेंगे और साथ ही साथ सभी प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को और देखते हैं सबसे पहले कविता का मूल भाव। कविता हस्तक्षेप में सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया है। सत्ता की क्रूरता से अभिप्राय क्या है कि कई बार शासक वर्ग क्रूर तरीके से अपना कार्य करता है, केवल अपना ही भला देखता है, निजी स्वार्थ की ही पूर्ति करता है और जनता के हितों को अनदेखा करता है। ऐसी स्थिति में उसके प्रति जो प्रतिरोध, जो विरोध उत्पन्न होता है, उसी को ही इस कविता में दर्शाया गया कि व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की जरूरत होती है। हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी की, दखल देने की जरूरत होती है, वरना क्या होगा, व्यवस्था निरंकुश हो जाएगी। निरंकुश यानी जिस पर कोई भी अंकुश ना हो, नियंत्रण ना हो, अपनी मनमर्जी करने वाली हो जाएगी व्यवस्था। और इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन है जहां किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। कवि सवाल खड़ा करता है, जहां मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, उस समाज में जीता जागता मनुष्य चुप क्यों है। हम सब जानते हैं कि मुर्दा कभी भी किसी से पूछ कर नहीं मरता। मनुष्य जब मरता है तो वह बस बिना किसी की अनुमति के ही मर जाता है। तो यानी ऐसे में उसने व्यवस्था के आगे प्रश्न खड़ा किया। तो जब एक मुर्दा भी प्रश्न खड़ा कर सकता है तो जीता जागता मनुष्य क्यों नहीं। और आगे कविता में हमें समझ में आएगा यह मुर्दा प्रतीकात्मक रूप में है, क्योंकि जो व्यक्ति कोई भी विरोध नहीं करता और सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखता, गलत को देख करके अपनी आवाज नहीं उठाता, वह मुर्दे के समान है। तो ऐसा व्यक्ति भी अगर हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि उसे तो अब कुछ खोने का डर ही नहीं, तो ऐसे में जीता जागता व्यक्ति चुप क्यों रह जाता है, वह क्यों नहीं प्रश्न करता। ऐसा ही सवाल इस कविता में उठाया गया है। तो कविता को शुरू करने से पहले एक बार नजर डाल लेते कि मगध है कहाँ। यह भारत के पूर्व की ओर बिहार राज्य के अंदर वह स्थान है जो किसी समय बहुत अधिक समृद्ध राज्य माना जाता था। मगध में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे राजा हुए, लेकिन यहीं पर ही धनानंद जैसा राजा भी हुआ था, जो कि एकदम निरंकुश था, जो जनता की परवाह ही नहीं करता था, मन मर्जी करता था और बहुत अधिक अत्याचार करता था। और उसके डर के कारण जनता सब कुछ जानते हुए भी चुप रहती थी, कोई विरोध नहीं करती थी। तो उसी मगध को यहाँ पर प्रतीक रूप में लिया गया है। यहाँ नाम मगध का है, परंतु ये प्रतीकात्मक है, यानी ये किसी भी शासन व्यवस्था का हो सकता है। यह किसी भी राजा के लिए कहा जा सकता है। सत्ता चाहे किसी भी राज्य की हो, किसी भी देश की हो, उससे संबंधित यह कविता है। क्योंकि मगध में शांति और व्यवस्था के नाम पर ही मनमानी की जाती है और लोगों को अपनी बात कहने का अवसर तक नहीं दिया जाता। तो इस कविता को हम शुरू करें उससे पहले एक बार मैं बात याद दिला दूं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, या अपना कोई सुझाव देना चाहें, या कोई प्रश्न है, कोई भी आपकी समस्या है, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं एक कविता जिसकी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए हमें 4 बिंदुओं पर ध्यान देना है: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो सबसे पहले संदर्भ जब हम देंगे, हम उसमें बताएंगे कविता और कवि। कविता है हस्तक्षेप और कवि है श्रीकांत वर्मा। उसके बाद प्रसंग बताएंगे कि यह कविता किस बारे में है। तो
हमने पहले ही कहा कि यह कविता सत्ता की निरंकुशता के ऊपर प्रहार करती है, उस पर करारा व्यंग्य करती है और निरंकुशता से बचने के लिए व्यवस्था में हस्तक्षेप की जरूरत को बताती है। और उसके बाद जब व्याख्या आएगी तो आप देखिए कठिन शब्दों को यहाँ पर आप देखते जाइएगा। यहाँ साथ में आपको लिखित रूप में शब्दार्थ दिए ही गए हैं और हर पंक्ति का भाव समझते जाइएगा। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। यहाँ पर क्या कहा गया कि जो अत्याचारी शासक होते हैं वो ये मानते हैं कि किसी को भी अपनी पीड़ा का दर्द बताना मगध में अपराध है, क्योंकि मगध में इससे शांति भंग हो जाएगी। तो छींकना एक वैयक्तिक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। छींक आए तो उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर छींकना तक भी संभव नहीं, उसकी भी अनुमति नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को ये डर दिखाया जाता है, ये भय दिखाया जाता है, यदि छींक भी मारी तो मगध की शांति टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। भंग होना यानी रुकावट आ जाना, तो मगध की शांति में रुकावट पैदा हो जाएगी और उससे क्या होगा? मगध की बदनामी होगी। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी चाहिए। बनाए रखना मतलब जो मगध की प्रतिष्ठा बनी हुई है उसे यदि बनाए रखना है, इस साम्राज्य की मर्यादा को बनाए रखना है, तो वहां पर जरूरी है कि शांति बनी रहे और कोई भी आवाज ना उठाए, कोई भी सत्ता के लिए कुछ भी ना कहे। आगे रहनी ही चाहिए, मगध है तो शांति है। तो ऐसा इसलिए कहा गया कि मगध अगर अपने समृद्ध रूप में है तो वहां पर शांति का होना तो बहुत ही जरूरी है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। चीखना भी ठीक उसी प्रकार से एक वैयक्तिक क्रिया है। यदि मान लीजिए किसी को भी कोई कष्ट होगा, जब असहनीय कष्ट हो जाता है तो चीख निकलना तो स्वाभाविक है, लेकिन मगध में अपने दर्द को चुपचाप सहन करना पड़ता है। कोई चीख भी नहीं सकता। क्यों नहीं चीख सकता? क्योंकि यहाँ भी वही भय दिखाया जाता है कि इससे मगध के प्रबंध में, उसकी व्यवस्था में कुछ रुकावट आ जाएगी, उससे दखल होना मतलब क्या हुआ? टोक लग जाएगी, उसकी जो प्रणाली चल रही है उसमें टोक लग जाएगी और इससे मगध की जो व्यवस्था है वो वैसी नहीं रह पाएगी। इसी कारण चुपचाप दर्द को सहन कर लो, अपनी अभिव्यक्ति ना करो और वहां पर दिखावे की उस शांति को बनाए रखो। तो भाव क्या है कि सत्ता जब निरंकुश हो जाती है तब वह किसी भी नागरिक की विरोधी आवाज को सहन नहीं कर पाती और वह नागरिकों को यह डर दिखाती है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग ना हो जाए, इसीलिए शांत रहो, बिल्कुल भी आवाज नहीं करो, कोई विरोध नहीं करो। तो जैसा मैंने संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या समझाई वो आपके सामने है, आप इसे स्वयं पढ़ सकते हैं और चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके वीडियो को थोड़ी देर रोक करके आप पढ़ लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं चौथे बिंदु की ओर, जो कि है विशेष का। तो विशेष में सबसे पहला बिंदु क्या बनेगा? मगध शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में हुआ है। यह शासक वर्ग का प्रतीक है, यह कोई भी राज्य हो सकता है। दूसरा, कवि ने शब्दों में मित व्ययता बरती है, यानी कम शब्दों में गहरी बात कह दी। कविता अतुकांत है, आपने देखा। अंत में कोई भी इसमें तुक वाली बातें नहीं आई। कवि के मन का आक्रोश यानी क्रोध अभिव्यक्त हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति है। भाषा सरल, सरस, सुबोध है। शैली प्रभावशाली है और व्यंग्य मुखर है, यानी व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ पर कवि ने अपनी बातों को रखा है। तो इसके साथ ही ये हमें पता चला कि जैसे यहाँ छींकना और चीखना मना था, ऐसे ही अन्य गतिविधियों पर भी रोक टोक है। तो कौन सी रोक टोक है वो अगले वाले पद्यांश में देखते हैं।
मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी? क्या कहेंगे लोग? लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। यहाँ पर देखिए, शब्दार्थ तो आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मगध नगर में लोगों को शांति व्यवस्था के नाम पर अपने अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है। उनके अधिकारों का भी सत्ता शोषण करती है। लोगों की जायज आवाज को भी दबा कर रखा गया है और ये कहा गया है कि यदि मगध में शांति नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी। मगध एक ऐसा प्रसिद्ध नगर है जहाँ पर शांति तो रहनी ही चाहिए, और यदि ये व्यवस्था यहाँ पर ना रही, यहाँ ये शांति ना रही, तो फिर लोगों के कहने का डर दिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग इसकी बदनामी करेंगे। लेकिन लोग तो दबे मुंह में आलोचना करते ही हैं कि मगध अब पहले जैसा मगध नहीं रहा, अब ये केवल कहने मात्र को ही मगध है। यहाँ पर पहले वाला स्वरूप अब नहीं रहा, वह बदल चुका है, अब केवल इसका नाम ही बचा है, अब यह रहने के लायक नहीं है। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। टोकना यानी पूछना, यहाँ पर कोई किसी प्रश्न को पूछ नहीं सकता, कोई भी हस्तक्षेप कर नहीं सकता, और उन्हें यह डर दिखाया जाता है कि कहीं इससे यह एक प्रथा ना बन जाए बार बार प्रश्न पूछने की। यहाँ कवि अप्रत्यक्ष रूप से यह कहना चाहता है कि व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाए रखने के लिए मगध समय समय पर हस्तक्षेप की आवश्यकता तो होती है मगध में, परंतु लोग करते नहीं है, और जब हस्तक्षेप नहीं किया जाता तो व्यवस्था तो निरंकुश होगी ही। तो व्याख्या आपके सामने है ही, और संदर्भ प्रसंग हम बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि जो कविता की शुरुआत में है वह हरेक पद्यांश के लिए यही ही रहेगा। विशेष के भी बिंदु लगभग वही हैं, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है, यानी व्यंग्यात्मक रूप में बात कही गई है और प्रश्न शैली अपनाई गई है। आपने देखा कि प्रश्न के रूप में बात कही गई थी तो प्रश्न शैली है। शब्दों के प्रयोग में मित व्ययता बरती गई है, भाषा सीधी सरल है, कविता अतुकांत है, और कई स्थलों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे क्या कहेंगे या कहने को। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। तो अगले वाले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगधवासियों, कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। यहाँ पर शब्दार्थ आप सामने देख लीजिएगा, और कवि क्या कहना चाहता है कि व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाए रखने के लिए उसमें समय समय पर हस्तक्षेप की, यानी प्रश्न उठाने की जरूरत होती है, और इसीलिए हस्तक्षेप करना ही चाहिए। व्यवस्था के नाम पर लोगों को ज्यादा देर तक चुप नहीं रखा जा सकता, उन्हें चुप करवाना अधिक समय तक संभव ही नहीं है, क्योंकि जब लोगों के अधिकार छीने जाते हैं और लोग बिल्कुल अति तक पहुंच जाते हैं तो वे प्रश्न पूछना शुरू कर ही देते हैं, और उनका ऐसा हस्तक्षेप करना उचित भी है। यदि कितना भी कतराओ, कतराओ मतलब बचो, तुम यदि हस्तक्षेप करने से बचना भी चाहो तो भी तुम बच नहीं सकते। तुम चाहे कितना ही इस बात से बचना चाहो कि हम कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि कहीं वे सत्ता पक्ष के कोप का भाजन ना बन जाएं, उनके क्रोध का वे शिकार ना बन जाएं। ये सोच करके लोग दखल अंदाजी करने से बचते हैं, परंतु कवि का कहना है कि तुम बच ही नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि जब अधिकार कुचले जाते हैं तो उस स्थिति में व्यक्ति बिल्कुल मरे हुए के समान हो जाता है, और वह मुर्दे के समान है। और मुर्दा जो सब कुछ खो चुका, उसको और कुछ खोने का डर ही नहीं है, फिर वह क्यों चुप रहेगा। मुर्दा जब
शहर के बीच से निकलता है तो वह प्रश्न उठाता है कि मैंने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मरकर दिखाया। तो यानी उसने व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर दिया। या कवि ये कहता है, जब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा ये प्रश्न कर सकता है और इस तरह से वह दखल अंदाजी कर सकता है, वह हस्तक्षेप करता है, तो क्या हस्तक्षेप किया उसने कि मनुष्य क्यों मरता है, कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मरा ना, और मरा भी क्यों, क्योंकि उसके अधिकारों को तुमने छीन लिया। वह जीता जाता व्यक्ति भी मुर्दे के समान हो गया। तो ऐसे में जीवित व्यक्ति क्यों चुप रहे, वह क्यों नहीं प्रश्न उठाता। तो आप कभी भी गलत बात को देख करके चुप ना रहें, प्रश्न अवश्य उठाएं और शासक वर्ग की कमियों ज्यादतियों की ओर उंगली उठाना नागरिकों का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है, वरना शासक वर्ग तो निरंकुश होगा ही, और मनुष्य उससे कितना ही बचना चाहे वो बच नहीं सकेगा। तो इस प्रकार से कवि ने बहुत ही गहरी बात को एकदम सटीक शब्दों में कहा है। इस व्याख्या को भी आप स्वयं पढ़ करके देख लीजिएगा। विशेष हम अभी देख लेते हैं। कवि ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया, शब्दों में मित व्ययता बरती गई, और कविता अतुकांत है, कवि का व्यंग्य मुखर है, नई कविता की सभी विशेषताएं इसमें उभरी हैं। और मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो करना बनता ही है। हाँ, कोई भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। तो मगध के बहाने हस्तक्षेप कविता देश की तत्कालीन शासन व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। इसमें निरंकुशता की प्रवृत्ति व्याप्त होती चली जा रही थी। यानी निरंकुशता का मतलब मैंने पहले ही स्पष्ट किया, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, बेकाबू हो, सत्ता केवल अपने फायदे की ही बातें करे और आम जनता की आवाज को कुचल दे। अगला प्रश्न, व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाने के लिए उसमें हस्तक्षेप जरूरी है, कविता को दृष्टि में रखते हुए अपना मत दीजिए। तो हमारा मत भी यही है कि व्यवस्था को प्रवृत्ति से बचाने के लिए, कौन सी प्रवृत्ति, निरंकुश प्रवृत्ति, निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए उसमें जनता का हस्तक्षेप जरूरी है। यदि लोग चुपचाप व्यवस्था को झेलते चले जाएंगे तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। उसमें लोगों को हस्तक्षेप करते रहना चाहिए, इससे व्यवस्था निरंकुश नहीं हो पाती और उसकी जवाबदेही जनता के सामने है। आप अक्सर देखते होंगे कि नेता लोग जब वोट लेने का समय आता है, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, परंतु एक बार चुनाव जीतने के बाद आम जनता की परवाह ही नहीं करते। तो ऐसे में जनता को प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हुआ तुम्हारे वादों का, वरना अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, अपनी बातें पूरी नहीं की, तो अगले इलेक्शन के समय हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, हरा देंगे। तो इससे उनकी जवाबदेही बनी रहती है और वे जनता के हित में कार्य करने के लिए विवश होते हैं। अगला प्रश्न है, मगध निवासी किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं। तो मगध निवासी हस्तक्षेप से इसलिए कतराते हैं कि कहीं वे शासक वर्ग यानी सत्ता का कोप भाजन ना बन जाएं, उनके क्रोध का शिकार ना हो जाएं। इससे उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और बस इसी डर से ही वे सत्ता के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। अगला प्रश्न है, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, के आधार पर मगध की स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इससे कवि यह कहना चाहता है कि जब किसी में सत्ता निरंकुश हो जाती है तो लोगों के हस्तक्षेप को सहन नहीं किया जाता, तब वह देश नागरिकों के रहने लायक नहीं रह जाता। ऐसे में देश केवल नाम भर का ही देश रह जाता है। वहां आतंक के साए में रहना, अपने मन को मार कर रहना होता है। यह स्थिति सुखद कभी भी नहीं कही जा सकती। अगला प्रश्न, मुर्दे का हस्तक्षेप क्या प्रश्न खड़ा करता है। प्रश्न की सार्थकता को कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो
कविता के अंत में कवि ने यही कहा है कि जब जीते जागते लोग विरोध की आवाज नहीं उठाते तो नगर से गुजरने वाला एक मुर्दा प्रश्न करता है कि मनुष्य क्यों मरता है। अर्थात कवि सवाल खड़ा करता है कि जहां मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, उस समाज में जीता जागता मनुष्य चुप क्यों है। अगला प्रश्न, मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि मगध की शासन व्यवस्था लोगों पर अन्याय करती है। लोगों में इतनी व्याकुलता है जिसे देखकर लगता है कि मगध की शांति के लिए अब आवाज उठानी ही चाहिए। लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि इसका विद्रोह किया जाए तो मगध का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। यानी उन्हें बस ये डर दिखा करके ही, वहां पर शांति का नाम लेकर के ही उनकी आवाज को कुचल दिया जाता है। अंतिम प्रश्न है, हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है, स्पष्ट कीजिए। तो हस्तक्षेप कविता में सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की जरूरत होती है, वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। यानी यदि हम चाहते हैं कि शासक वर्ग जनता की भलाई के काम करे, जनहित में कार्य करे, तो उसको बेकाबू होने से तो रोकना होगा। और वो कैसे रोक सकते हैं? हस्तक्षेप करके। इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन है जहां किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। कवि सवाल खड़ा करता है कि जब मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, उस समाज में जीता जागता मनुष्य चुप क्यों। तो इसी के साथ सभी प्रश्न उत्तर भी खत्म हुए और यह पाठ समाप्त हुआ, यह वीडियो समाप्त हुआ। और आपका काम अभी बाकी है कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।